नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज खबरों के साथ। हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। यूपी के उन्नाव से खबर। उन्नाव में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ धरना, तानाशाही नहीं चलेगी के लगे नारे। खबर उन्नाव से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा और ईडी के कथित दुरुपयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर हो रहे इस धरने का नेतृत्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ईडी का उपयोग विपक्षी दलों को दबाने के लिए किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र पर हमला बंद करो और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। लोकतंत्र पर हमला बंद कर ईडी का दुरुपयोग बंद करो। जिला शहर कांग्रेस कमेटी उन्नाव नहीं झुकी है, नहीं झुकेगी, तानाशाही से कांग्रेस लड़ेगी। उन्नाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की है। बता दें कि जिला अध्यक्ष कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस किसी भी हालत में नहीं झुकेगी। उन्होंने सरकार पर ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। उल्लेखनीय रही, कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास नहीं रोका तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जिला और राज्य स्तर पर आंदोलन की योजना बनाई जा रही है। 36 विपक्ष के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का दुरुपयोग किया। उसमें से एक भी नेता पर पिछले 2018 से लेके आज तक कोई किसी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं हुआ। पर उस 36 पॉलिटिकल मेन नेताओं में से लगभग 70% नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कुल मिला के ईडी का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेके करती है। ये देश के लिए खतरा है। जहाँ तक प्रश्न है सोनिया जी का, सोनिया जी एक ऐसी व्यक्तित्व जिन्होंने 1 रुपया भी, सिंगल 1 रुपया भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसी भी प्रकार का कहीं दुरुपयोग के नाम पे या किसी से लेने के नाम पे नहीं किया। मैं मानता हूं कि जिन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा जान को हथेली पे रखा, ऐसा एक भाव जिसमें दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है कि प्रधानमंत्री के पद का त्याग। मैं समझता हूं कि अपने आप में इतना बड़ा एक व्यक्तित्व को दिखाने का, बताने का या उसको समझने का एक आयाम हो सकता है। उस उम्र में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तब नरेंद्र मोदी का ये कृत्य इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है। मैं आप सबसे देखिए, ये जो केंद्र की मोदी सरकार है, झूठी सरकार, ये अपने जुमलों को छुपाने के लिए, अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए, विपक्ष की आवाज को बार बार दबाने के लिए जो हमारे शीर्ष नेतृत्व को परेशान कर रही है। ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से हमारे शीर्ष नेतृत्व पर चार्जशीट दाखिल करवाने का काम किया है ईडी के माध्यम से। उसके विरोध में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। अगर आगे के क्या प्रोग्राम है अगर कोई रिहाई नहीं की जाती है? देखिए, ये तो सर्व ज्ञात है कि ये झूठे मामलों को लेकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ हमारी पार्टी ने एआईसीसी मेंबर्स को लेकर एक अधिवेशन गुजरात में किया है और गुजरात में अव्यवस्थाओं को लेकर मोदी के खिलाफ जो जनसैलाब विरोध में उमड़ रहा है, उससे डरी हुई है केंद्र सरकार। झूठे मामलों को उजागर करके और जनता के बीच में लाके उनको गुमराह करके जो हमारे नेतृत्व को आदरणीय श्री राहुल गांधी पर आरोप लगाने का काम कर रही है, उसको ये पता है कि ये झूठे आरोप हैं, लेकिन वो केवल जनता को गुमराह करना चाहती है। अपनी कारगुजारियों को, अपनी झूठी बातों को, अपने गलत कामों को छुपाकर और जनता को गुमराह करके जो काम कर रही है, इसके खिलाफ सारे कांग्रेसी अभी सड़क पर उतरने का काम करेंगे। अभी तो ये कल अचानक जो ये कुकृत्य किया गया है मोदी सरकार के द्वारा, उसमें हम कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन की हम लोगों ने शुरुआत करी है। अगर यही केंद्र सरकार अगर इसी तरह कुचक्र रचती रही तो हम लोग सड़कों पर उतरकर इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे।
इस मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब करने का भी काम करेंगे। रायपुरा पन्ना से खबर, भारी पुलिस बल की सुरक्षा के बीच ग्राम बगवार कला में खोली गई शराब की दुकान। जानिए पूरी खबर, देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। विगत एक माह से लगातार बगवार कला और आसपास के गांव में शराब को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन आज ग्राम से दूर नन्नी बगवार में भारी पुलिस बल की सुरक्षा में दुकान खोल दी गई। ये शराब दुकान बगवार और नन्नी बगवार के मध्य खोली गई है। लगातार विरोध को देखते हुए कई थानों से पुलिस बल बुलाया गया था। मौके पर आबकारी इंस्पेक्टर और एसडीओपी मौजूद रहे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि शराब की दुकान खोलने के लिए इतनी व्यवस्था क्यों की गई। लोगों ने विरोध किया, उसके बाद भी दुकान खोल दी गई। शुरू हो गई शरबती सियासत। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोला। मुद्दा था शरबत। उन्होंने कहा कि हम व्यापारी रामदेव की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने गुलाब शरबत को बेचने के लिए रूह अफ़ज़ा शरबत को हिंदू मुस्लिम विवाद में डाल दिया और मोहब्बत के शरबत को शरबत जिहाद का नाम दे दिया। हमारा संविधान ऐसे नफरत भरे बयान देने की खिलाफत करता है जो आपस में बैरभाव उत्पन्न करे और देश का सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करे। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने टीटी नगर थाने पहुंचकर बाबा रामदेव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196(1) का 299 और आईटी एक्ट के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत की मार्केटिंग करते हुए कहा कि शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिद बनवाती है। रामदेव का ये बयान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और वैमनस्यपूर्ण और धार्मिक भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। सरकारों को कम्युनल राइट्स रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। उसमें जो की गाइडलाइंस थी, डेजिग्नेटिंग डिस्टर्ब्ड एरिया, यानी कि जहां जहां दंगे फसाद होते हैं वहां पूरे तरीके से उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित करके वहां से कोई जुलूस आदि निकालने की इजाजत न दी जाए। यदि आप पिछले वर्षों में देख रहे हैं तो अमूमन तौर पे एक पैटर्न बना हुआ है। जुलूस निकलता है, डीजे में भद्दे भद्दे गाने बजाए जाते हैं, भद्दे भद्दे नारे लगाए जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, कौन फेंकता है कुछ पता नहीं पड़ पाता है और दंगा हो जाता है। और फिर सुनियोजित ढंग से टारगेट करके एक समुदाय के लोगों को के खिलाफ मुकदमे दायर किए जाते हैं और उनको परेशान किया जाता है, पूरे तो जेल से बंद करके उनकी जमानतें भी नहीं हो पाती। इसी तरह से जो कदम उठाने चाहिए जिला मजिस्ट्रेट को, वो मेजर्स इन डिस्टर्ब्ड एरिया, सेकेंड पॉइंट, उस डिस्टर्ब्ड एरिया के जो हथियार है वो जमा करा लेना चाहिए। वहां पर कोई मीटिंग्स वगैरह ना हो उसको कंट्रोल करना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिससे कि सांप्रदायिक कटुता फैले, अशांति फैले, वहां उसे पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। ये पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पुलिस ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ ऑफेंसेस, obtain information about potential violence and act without delay in a fair and impartial manner. अब गुना में जो एक घटना हुई, वहां एक व्यक्ति, उसको लगातार वो दंगे फसाद कराने में उसका नाम आया है, बिना परमिशन के वो
जुलूस निकालता है, मस्जिद में जाके पत्थरबाजी होती है। इस प्रकार से चौथा पॉइंट होता है इन्वेस्टिगेशन एंड पनिशमेंट। अब आप देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि सब इंस्पेक्टर से नीचे किसी भी व्यक्ति को जांच में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। अब वहां पर भी देखने में आता है ऐसे ऐसे पुलिस अफसर जो खुलेआम झूठे केसेस में फंसाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन द्वारा वहां पर शिकायत के बावजूद भी उनको वहीं रखा जा रहा है। मक्सी का एक केस ऐसा है जहां वहां के टीआई जो कि दूसरी बार वहां तैनात है, उन्होंने एक भी गिरफ्तारी नहीं करी। जब हम लोगों ने दबाव डाला तो सीआईडी के पास गया और सीआईडी ने वहां गिरफ्तारियां की हैं। इस प्रकार से जो विटनेसेस हैं और मीडिया, इन पर भी विशेष तौर पर इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। कई मीडिया के ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सच्चाई से जो भी घटना उसको छापा या दिखाया, उन पर भी केस लगा दिया गया। जिन लोगों के नुकसान हुआ है, दुकानें टूटी हैं, लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी व्यक्ति जिसका के दंगे में नुकसान हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा है। यहां तक उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रदेश में लगातार यदि दंगे हो रहे हैं तो उसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ये भी उसमें कहा गया। कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कही है। इस प्रकार से जो गाइडलाइंस है, इसका मैंने रिट पिटीशन 2021 से लगाया हुआ है, लेकिन आज तक राज्य सरकार उसका ना पालन कर रही है और हाईकोर्ट को भी गुमराह करने का प्रयास कर रही है। अब इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि अब एक नया प्रयास है इन लोगों का कि आप कोई भी मुसलमान के दुकान से सामान मत खरीदिए, सब्जी मत खरीदिए, सामान मत खरीदिए और उनका कमर्शियल एक्सक्लूजन करिए। ये अपने आप में कानूनन जुर्म है। अब हद तो तब हो गई जब जो कि बहुत बड़े व्यापारी के रूप में उभर कर सामने आए हैं, व्यापारी रामदेव। कोई बाबा रामदेव नहीं है, व्यापारी रामदेव। और ये तो हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी, मेरे गुरु जी, बताते थे कि हमारे धर्म में तो यह है कि कोई भी अगर भगवा वस्त्र पहनकर व्यवसाय करे, उसको कभी सम्मान की नजर से नहीं देखना चाहिए। और जो कुछ आगे कहा गया वो मैं यहां कहने की स्थिति में नहीं। ये पूरे तरीके से व्यवसायिक है और मैंने तुमको 2011 में ठग कह दिया था, जिसके उन्होंने मुझ पर मानहानि का दावा भी बिहार में किया, वो भी चला हुआ है। आज तक कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया मेरे पास। उनके पास उनके बारे में इतने प्रमाण है कि वो खड़े नहीं हो सकते। किस प्रकार से उन्होंने नकली दवाइयां, नकली करके उन्होंने अपना प्रसार किया है, उनके प्रोडक्ट्स को, यहां तक कि वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई है। इस कानून के खिलाफ 20 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई है। इस कानून के खिलाफ 20 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। पहले ये सुनवाई 3 जजों की बेंच को करनी थी, लेकिन अब सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की 2 जजों की बेंच ये सुनवाई कर रही है। याचिकाओं में कहा गया है कि वक्फ कानून में किया गया संशोधन असंवैधानिक है। ये मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है
और सरकार को मनमाने फैसले लेने का अधिकार देता है। इसीलिए इस एक्ट को रद्द करने और लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। कांग्रेस, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, डीएमके, सीपीआई जैसी पार्टियों ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही जमीयत उलेमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ एनजीओ भी इस कानून के संशोधन के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद समेत कई याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अजदुद्दीन ओवैसी भी आए कार्यवाही देखने के लिए। योगी सबसे बड़ा भोगी है। इमामों के सम्मेलन में यूपी के मुख्यमंत्री पर भड़की ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के निशाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए। ममता ने यूपी से सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सबसे बड़ा भोगी है। जानिए पूरी खबर, देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने वक्फ अधिनियम को लेकर उनके राज्य में हुई हिंसा पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया। योगी ने कहा था, बंगाल जल रहा है, राज्य की मुख्यमंत्री चुप हैं। वो दंगाइयों को शांति का दूत कहती हैं, लेकिन जो लोग केवल बल को समझते हैं वे शब्दों को नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उन्होंने दंगाइयों को अशांति फैलाने की पूरी आजादी दे दी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक हफ्ते से जल रहा है, फिर भी सरकार चुप है। इस तरह की अराजकता को नियंत्रित किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने इस दौरान नए वक्फ बिल को अत्याचारी कानून करार दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करती हूं कि वे किसी भी अत्याचारी कानून को अनुमति ना दें और अपने गृह मंत्री पर नियंत्रण रखें। इमामों के साथ बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने रामनवमी के दौरान दंगे कराने की योजना बनाई, लेकिन विफल रही। मुर्शिदाबाद में हुए सांप्रदायिक दंगे पूर्व नियोजित थे। मैं लोगों को विभाजित नहीं होने दूंगी, मैं एकता चाहती हूं। उन्होंने आगे कहा, मैंने ऐसी खबरें भी देखी जिसमें मुर्शिदाबाद में अशांति फैलाने के पीछे सीमा पार से आए तत्वों का हाथ होने का दावा किया गया है। क्या सीमा की सुरक्षा करना बीएसएफ का काम नहीं है? ममता बनर्जी ने हिंसा के दौरान मारे गए 3 लोगों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और राज्य के मुख्य सचिव को बीएसएफ की भूमिका की जांच शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसएफ ने गोलीबारी की, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हुई। बनर्जी ने भाजपा से जुड़े बाहरी लोगों के राज्य में घुसने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए उन्होंने बाहर से भाजपा के गुंडों को आने और अराजकता पैदा करने की अनुमति क्यों दी? जवाबदेही तय होनी चाहिए। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।